हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सतीदान। सर, लास्ट सेशन में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उनको क्विकली रिकैप करते हैं एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था आईएफआरएस 2 का। स्कोप में 3 इसकी एक्सक्लूजन्स थी, वो पढ़ी थी। क्या 3 एक्सक्लूजन्स थी? एक तो थी कि अगर हमने सब्सिडरी एक्वायर की और सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे दिए हैं एज ए कंसिडरेशन, शेयर्स इशू कर दिए एज ए कंसिडरेशन, उस पर आईएफआरएस 2 अप्लाई नहीं होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर किसी एंटिटी ने अपने डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू किए हैं और वो हमने बाय किए, उसके अगेंस्ट हमने अपने शेयर्स दे दिए हैं, हमने बॉन्ड्स बाय किए हैं, उसके अगेंस्ट अपने शेयर्स दे दिए हैं, तो उस जो आईएफआरएस 9 में फॉल करता है, तो उस पर भी हमारा आईएफआरएस 2 अप्लाई नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शंस विद इन एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज बीइंग इन्वेस्टर की कैपेसिटी में किसी स्टॉक एक्सचेंज से जाके जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं, तो उस पर भी हम आईएफआरएस 2 बीइंग एंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स सर। मोस्टली आप ये समझें कि मेजॉरिटी शेयर बेस्ड पेमेंट जो है इन्हीं 3 टाइप्स के अराउंड घूम रहा होता है, इन्हीं 3 टाइप्स के अराउंड घूम रहा होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, हम अपने शेयर्स या शेयर ऑप्शन इशू कर रहे हैं। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, कैश सेटल्ड में क्या होता है? कैश सेटल्ड में ये होता है कि हम अपने जो नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसकी वैल्यू की बेसिस पे हम कैश दे रहे होते हैं। सर, अगर डायरेक्टली विदाउट, अगर इसमें शेयर्स इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, हम डायरेक्ट कैश दे दें, फिर तो शेयर बेस्ड पेमेंट का तो कोई काम ही नहीं है कैश सेटल के अंदर ना, क्योंकि इसके अंदर हम एक हमारे एंटिटीज़ के शेयर्स के बेसिस पे कैश दे रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें सर्विसेज दोगे, और एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, वो पीरियड 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड हम आपको हमारी कंपनी के जो 50 नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनकी जो फेयर वैल्यू होगी उतना आपको कैश दे देंगे, तो वो कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट में फॉल कर जाएगा। इसको हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेटलमेंट अल्टरनेटिव्स। सेटलमेंट अल्टरनेटिव्स में ऑप्शन होता है कि या तो कैश ले लो, या तो इक्विटी, या तो शेयर्स ले लो। मतलब ये ऑप्शन किस दोनों के पास होता है, या तो इन्वेस्टर के पास होता है या तो लेंडर के पास होता है। या तो ये ऑप्शन जो है ये या तो हमारे पास होता है या तो काउंटर पार्टी के पास होता है। उसके बाद हमने की टर्म्स पढ़े थे, और उसके बाद हमने शेयर इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट को मजीद डिग डाउन किया था, और ट्रांजैक्शंस विद नॉन एम्प्लॉइज पढ़ा था और ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज पढ़ा था। मेजॉरिटी जो है हम ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज पढ़े होंगे। आगे सवालात में जो है वो ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा गिवन है एज कम्पेयर टू ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज, क्योंकि ये सिंपल है। जो हमने चीज़ें गुड्स या सर्विसेज ली हैं उसकी फेयर वैल्यू पे हम SPPR रिकॉर्ड कर देते हैं, और अगर जो हमने गुड्स या सर्विसेज ली हैं उसकी फेयर वैल्यू डेटा में नहीं हो सकती, तो फिर हम जो है जो अपने शेयर्स दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करते हैं ग्रैंड डेट पे। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज के अंदर ये पढ़ा था कि रिकग्नाइज ओवर वेस्टिंग पीरियड एंड डू नॉट बी मेजर्ड ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। ग्रैंड डेट पे इसकी फेयर वैल्यू फिक्स हो जाती है। इसको हम आगे भी सवालात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे जो है ये फिक्स हो जाती है। उसके बाद हमने 2 सवाल किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किए थे। आगे अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंटिटी ए हैज़ बीन पेइंग एंटिटी बी ए कॉर्पोरेट फाइनेंस कंसल्टेंसी इन कैश एट द रेट ऑफ ₹600 per hour फॉर एडवाइस। Entity B is proposing to increase its fees by 5% per annum. Entity A is experiencing a cash flow pressures, so it has persuaded Entity B to accept payment in the form of shares with effect from 1st July 2005. The initial arrangement is for 2 years. The entity is agreeing to issue 6,000 of its shares to Entity B every 6 months in exchange for Entity B providing 300 घंटे of advice evenly over the 6 months period। सर, 1 जुलाई 2005 से स्टार्ट हो रहा है। 2 साल के लिए जो है हमें एंटिटी बी जो है वो सर्विसेज देंगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगी 2 साल के लिए, और हर 6 महीने में हम उनको 6,000 अपने शेयर्स इशू करेंगे। ये 300 घंटे की सर्विसेज देंगी हर 6 महीने में, और इनका रेट, करंट रेट जो है ये 600 रुपये पर घंटा है, और ये इंक्रीमेंट प्रपोज किया है उन्होंने 5% पर एनम इंक्रीमेंट प्रपोज किया है। ये एग्जिस्टिंग पे इंक्रीमेंट लगेगा। बनाते हैं इनकी एंट्रीज। उन्होंने रिक्वायरमेंट पे हमसे पूछा हुआ कि एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इक्विटी। हम सिंपली इनकी एंट्रीज बना लेते हैं, वहाँ से हमें आसानी से इनकी फिगर्स पता चल जाएंगी। हर 6 महीने बाद ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2005 से, तो इनकी फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी वो 31 दिसंबर 2005। क्या एंट्री बनेगी? कंसल्टेंसी सर्विसेज डेबिट, हेडिंग बना लेते हैं हम इसकी, डेबिट क्रेडिट
कंसल्टेंसी एक्सपेंस डेबिट, शेयर कैपिटल जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। कितने से कंसल्टेंसी एक्सपेंस डेबिट होगा? 300 घंटे ये सर्विसेज देंगी, हर 6 महीने 300 घंटे सर्विसेज देंगी और इनका करंट रेट 600 है, ये 5% इंक्रीमेंट भी लगाना है। इज इक्वल्स टू 300 आवर्स ऑफ सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय 600 इनका करंट रेट है, इसको हम इंक्रीमेंट लगाते हैं 5%। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेंस आ गया 6 महीने का, हमारा एक्सपेंस आ गया। एंटिटी ए का शेयर कैपिटल जो है हम 6000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और इन दी एब्सेंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनकी फेस वैल्यू जो है वो 10 है, तो ये शेयर कैपिटल आ गया। बैलेंसिंग हमारा जो है वो शेयर प्रीमियम आ जाएगा। सर दूसरी एंट्री जो हमारी 30 जून को बनेगी, 30 जून 2006 क्या बनेगी? सेम ही बनेगी। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने रख दिया, ये हो गया। और फिर जो हमारी एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 2006 को क्या बनेगी? यही बनेगी, लेकिन कुछ चेंज है। क्या चेंज है? चेंज ये है कि सवाल के अंदर मेंशन है कि बी इज़ प्रपोजिंग टू इंक्रीज इट्स फीस बाय 5% पर एनम। इसका मतलब ये है कि एक टाइम नहीं, हर साल जो है फीस हमारी एग्जिस्टिंग फीस है, हर साल 5% बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि 600 पे हमने एक दफ़ा 5% लगाया एक साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए उस पर 5% लगाया, इस तरह से फीस इंक्रीज़ होगी, तो ये फिगर भी चेंज हो जाएगा। हमने किया कि ये 600 था, इस पर 5% लग गया था, तो हम सेकेंड ईयर पे इस पर भी मज़ीद 5% इंक्रीज़ होगा, तो हमने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई बाय 1.05 कर दिया, तो हमारी एंट्री बन गई। कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है हमारे इतने का एक्सपेंस बन गया, शेयर कैपिटल जो है 10 का हमने अज्यूम किया है, और शेयर प्रीमियम जो है बैलेंसिंग से क्रेडिट हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा सेकंड ईयर एंड जो है वो 30 जून 2007 होगा। इस पे हमारी एंट्री क्या बनेगी? यही बनेगी। मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 30 जून 2007। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। इसके अलावा जो है हम आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि ए कंपनी प्रोवाइड्स each of its 10 key employees with 1000 share options on 1st Jan 2007. Each option has a fair value of ₹9 at the grant date, ₹9 at the grant date, ₹11 on 1st January 2008, ₹4 on 1st January 2009, and ₹12 on 31 December 2009. The options do not vest until 2009. And are dependent on continued employment. All 10 employees are expected to remain with the company. इसकी requirement क्या है? What are the accounting entries to be recorded in each of year 2007, 8, 9? सर इसका एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे इसका एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे? टोटल एक्सपेंस। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। देखें, जो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एक सिंपल एक टेबल बनती है, उसकी वर्किंग हम बनाते हैं आसानी के लिए। कैसे वो कैलकुलेट कैसे होता है? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है? वो इक्विटी सेटल पेमेंट, ये रिजर्व, ये शेयर बेस्ड पेमेंट, ये कैलकुलेट कैसे है? नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कितने आप नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फेयर वैल्यू एट जीडी का मतलब है ग्रैंड डेट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम फैक्टर से। इसका मतलब क्या है? टाइम फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो उन्होंने शेयर दिए हैं इनके इस पे कंडीशन है कि आपको एम्प्लॉयमेंट में रहना है अंटिल 31 दिसंबर 2009 एम्प्लॉयमेंट में रहना है। अगर आप एम्प्लॉय नहीं रहे 31 दिसंबर 2009 तक एम्प्लॉय नहीं रहे कंपनी के, तो फिर आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने आज शेयर ये एग्री किया है 2007 पे, 7, 8, 9 आपको 3 साल के लिए कंपनी में एम्प्लॉय रहना पड़ेगा, तभी आपको ये शेयर्स मिलेंगे, तभी आपको शेयर्स वेस्ट होंगे। ये इसकी वेस्टिंग कंडीशंस हैं। आपने ये बेसिक से उसमें पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा? फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा। देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन विद एम्प्लॉइज मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट ग्रैंड डेट। फेयर वैल्यू ऑफ ग्रैंड डेट क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ ग्रैंड डेट जो है इनकी
क्या मेंशन है, फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट इनकी 9 रुपये गिवन है, इस पर हम मेजर करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज ओवर वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या है, वेस्टिंग पीरियड क्या है, ये हमने ऊपर कंडीशन में पढ़ा है, आप देख लेना, ठीक है ना। 3 साल का पीरियड है कि आपको 3 साल कंपनी 3 साल की सर्विस देनी है कंपनी को, 3 साल के लिए कंपनी में स्टे करना है। एंड डू नॉट री मेजर ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड्स का मतलब ये है कि हमने जो फेयर वैल्यू ग्रांट डेट पे होगी वो फिक्स हो जाएगी, जो सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यूज़ हैं इनको कंसीडर नहीं करना, इसका मतलब ये था। अब इसकी हम वर्किंग के लिए एक सिंपल सी टेबल बना लेते हैं, आगे भी उसी को फॉलो करेंगे। ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, फेयर वैल्यू एट जीडी का मतलब है ग्रांट डेट, उसके बाद आएगा हमारा टाइम प्रोपोर्शन, उसके बाद क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, उसके बाद एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। ये सिंपल सी टेबल की वर्किंग है जिसको हम आगे भी फॉलो करते रहेंगे, ये फॉर्मेट, ताकि हमारे एक्सपेंस को कैलकुलेट करते वक्त आसानी हो। साल हमारा 2007 का है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, सही है। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मिलेंगे, 10 एम्प्लॉयज़ हैं विद 1000 शेयर ऑप्शंस। 10 एम्प्लॉयज़ को हर एक को हम जो है 1000 शेयर ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है। तो 1000 शेयर्स हैं हमारे और एम्प्लॉयज़ 10 हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे ये आ जाएंगे। फेयर वैल्यू क्या है हमारी 9 है, ये चेंज नहीं होगी सब्सिक्वेंटली, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया है। और टाइम प्रोपोर्शन 3 साल है, तो पहले साल पे हम इज़िकल्स टू 1 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, दूसरे साल पे इज़िकल्स टू 2/3 कर देंगे, तीसरे साल पे इज़िकल्स टू 3/3 कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्रोपोर्शन, ये हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है इसलिए इसने नहीं उठाया नंबर ऑफ शेयर्स। इसने बोला है कि ऑल 10 एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन विद द कंपनी, ये इसने बोल दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो हमारे 10 एम्प्लॉय हैं उन सबको ये नंबर शेयर्स इशू होंगे, इसलिए हमने 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। कुछ केसेस में आगे जाके आप पढ़ेंगे, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमने इनिशियली एस्टिमेट किया था कि 10 एम्प्लॉयज़ को हम शेयर्स देंगे, लेकिन दूसरे साल में या तीसरे साल के एंड में कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले गए, तो उसको हम चेंज इन एस्टिमेट कंसीडर करके वो नंबर ऑफ जो हमारे शेयर्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। आगे जाके इसका कॉन्सेप्ट भी है, वो हम पढ़ेंगे ये सवाल के बाद इंशाल्लाह। अब ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ तक का ये 3 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है, ठीक है ना। अब ग्रांट डेट पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, ये चीज़ याद रखना। क्यों नहीं बनेगी, देखें, सिंपल अक्रूवल का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि हम एक्सपेंस को जो है रिकॉर्ड तब करते हैं जब वो इनकर हो जाता है, और इनकम जो है उसको हम रिकॉर्ड तब करते हैं जब हमने अर्न कर लिया, सही है ना। तो ये भी इसी तरह का है। आप ये समझें कि हमने 1 जनवरी 2007 को ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको एम्प्लॉयमेंट पे रहना है, कंपनी में रहना है 3 साल के लिए, 3 साल के बाद ही आपको शेयर्स इशू होंगे। तो फर्स्ट डे पे तो कोई उन्होंने पर्टिकुलरली इस अरेंजमेंट से रिगार्डिंग तो उसने कोई सर्विसेज अभी तो स्टार्ट होगी ना, इसीलिए हम पीरियड एंड पे हमारे रिपोर्टिंग डेट पे जो है वो एंट्रीज बनाएंगे, ग्रांट डेट पे कोई भी एंट्रीज नहीं बनाएंगे। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन सी हैं, एक तो ग्रांट डेट है, ठीक है, दूसरी हमारे पास रिपोर्टिंग डेट है, तीसरी जो हमारे पास वेस्टिंग डेट है। ग्रांट डेट, रिपोर्टिंग डेट, वेस्टिंग डेट, ठीक है। ग्रांट डेट हमारी इसमें इस सवाल के अंदर 1 जनवरी 2007 है। ग्रांट डेट पे हमारी फेयर वैल्यू फ्रीज हो जाती है, जो कि 9 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग डेट हमारी 31 दिसंबर ही होगी, ठीक है। और हम एंट्रीज भी रिपोर्टिंग डेट पे बनाएंगे, जैसे जैसे हमारे एक्सपेंस एक्रू होते जाएंगे हम उसको पीरियड एंड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। और 2007 कर दिया। वेस्टिंग हमारी डेट जो है, वेस्टिंग डेट वो डेट होती है जिस डेट पे हमारे जो ये कंडीशंस हैं वो मीट हो जाती हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इन टाइटल हो जाते हैं, जिनको हम शेयर्स दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारी वेस्टिंग डेट जो है वो 3 साल के बाद है, तो 31 दिसंबर 2009 होगी। 2009 इसी कस्ट को हटा देता हूँ। एंट्रीज बनाते हैं सर। 31 दिसंबर 2007 को क्या एंट्री बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट,
क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉई हैं तो आप ये समझेंगे वो सर्विसेज दे रहे हैं, सैलरी का एक्सपेंस है, उसके अगेंस्ट हम SBPR रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी के नीचे शो करेंगे। ठीक है, कितना शो करेंगे इसकी हम हेडिंग भी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। ये एक्सपेंस हमारा होगा, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये कैसे कैलकुलेट होगा, पहले साल पे तो यही होगा, दूसरे साल में इज टू क्यूमुलेटिव एक्सपेंस माइनस पिछला क्यूमुलेटिव, इसका जो डिफरेंस है ये फॉर द ईयर आ जाएगा हमारा। तो हर साल हमारा 30,000 का एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, 8 को भी हमारी यही एंट्री बनेगी, 2009 को भी हमारी यही एंट्री बनेगी, 2008 और 31 दिसंबर 2009। सिंपल मैंने इसको कॉपी किया और उठा के रख दिया, वहाँ पे पेस्ट कर दिया। कितना आसान है एक्सेल में सवाल सॉल्व करना। ये फ्रीज नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा, कर देते हैं फ्रीज, कोई मसला नहीं। इसको भी फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। अब एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड हमारा 31 दिसंबर 2009, वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल हो गई, उन्होंने 3 साल के लिए कंपनी में स्टेक किया। ठीक है ना, अब उनको शेयर इशू होंगे, क्या उसकी एंट्री क्या बनेगी, एज्यूम करते हैं सारे एम्प्लॉइज 10 के 10 जो हैं थे, जो कि उन्होंने सवाल के अंदर भी बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि ऑल 10 एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द कंपनी। अब उनको हम शेयर इशू करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, हमारा SBPR का रिजर्व जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। SBPR का रिजर्व कितना था सर हमारे पास, क्यूमुलेटिव, ये देख रहे हो, यहाँ पर 1 साल का रिजर्व था, फिर दूसरा ये था, तीसरा ये था, ये मिल मिला के हमारे पास तीसरे साल के एंड पे क्यूमुलेटिव रिजर्व ये था, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट जो है शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, मैंने कंबाइन एंट्री बना दी, आप चाहें तो अलग भी एंट्री बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं सर। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जो इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है उसमें 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, एक तो एम्प्लॉय रिलेटेड, दूसरा नॉन एम्प्लॉयज रिलेटेड। ठीक है, एक तो एम्प्लॉय रिलेटेड, दूसरा नॉन एम्प्लॉय रिलेटेड। अब जो है ये रिकग्निशन ऑफ इक्विटी सेटल SBPR, रिकग्निशन ऑफ इक्विटी सेटल SBPR कैसे होती है सर, ऐसे इनकी जो है कंडीशंस होगी, ऐसे नहीं है कि हमने शेयर्स इशू कर दिए और वेस्ट भी हो गए, इनकी कंडीशंस होती हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, और हर कंडीशन को कैसे कंसीडर करना है सवालात में उसको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं और इनके रेलेवेंट सवालात भी करते हैं। यहाँ पर हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था ना कि नॉन एम्प्लॉयज, अब जो सिलेबस के अंदर नॉन एम्प्लॉय से रिलेटेड बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चंस गिवन है, क्योंकि इसके इतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज नहीं है ना। इसमें इसने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, उसकी फैमिली पे हमने एक हाथ में उसने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, दूसरे टाइम हमने क्या किया कि उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की फैमिली पे, दैट्स इट, सिंपल। अब एम्प्लॉय रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इसमें केसेस ज़्यादा हैं, इसमें कंडीशंस ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसको मज़ीद डिग डाउन अगर करेंगे तो जो है हमारे पास रिकग्निशन ऑफ इक्विटी सेटल SBP के अंदर मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। अब ये नॉन एम्प्लॉइज पे भी अप्लीकेबल है, एम्प्लॉइज पे भी अप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर जो हम मेजॉरिटी पढ़ रहे होंगे, मेजरली हम जो चीज़ें पढ़ रहे होंगे वो एम्प्लॉय रिलेटेड ही होंगी। आप ये समझें कि मोस्टली जो है वो एम्प्लॉय रिलेटेड होगा, ये जो कंडीशंस है मोस्टली एम्प्लॉय रिलेटेड होगा। ठीक है, अब वेस्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं? वेस्टिंग कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द अदर पार्टी टू बिकम इंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर बेस्ड पेमेंट। हमने पढ़ा था कि शेयर बेस्ड पेमेंट में 2 पार्टीज होती हैं, तो एंटिटी होती है, दूसरा काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी में एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं और सप्लायर भी हो सकते हैं। तो इसमें वेस्टिंग कंडीशन में कह रहा है कि मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द अदर पार्टी, काउंटर पार्टी जो हमारा एम्प्लॉयज हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो ये वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी वो इंटाइटल होंगे टू रिसीव शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है ना, और इसके अलावा नो वेस्टिंग कंडीशंस, इमीडिएट वेस्टिंग कोई कंडीशन नहीं है। आपने जो है या तो सर्विसेज जो हैं या गुड्स जो हैं वो दे दी हैं, जैसे सप्लायर्स के केस में होता है, उसने सर्विसेज एंड गुड्स दे दी, कोई कंडीशन नहीं है। हमने शेयर बेस्ड पेमेंट करके वो शेयर इशू कर दिए, तो हमने अपना एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर दिया और
शेयर कैपिटल भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है, उसने कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स की सर्विस कंप्लीट की है, 10 साल 5 साल कंपनी में स्टे किया है, मैनेजमेंट को तरस आ गया कि इसने अच्छा खासा कंपनी में जान लगाई है और कंपनी ने ग्रो किया है, तो इस वजह से इसने पास्ट में ये 3 साल जो इसने जान लगाई है, इसके अगेंस्ट हम अपने कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं। वो नो वेस्टिंग कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, उसने पास में सर्विसेज दे दी, इमीडिएट वेस्टिंग है, ठीक है ना। शेयर ऑप्शंस आर इशूड विदाउट एनी कंडीशन और कंडीशन सेटिस्फाइड इन पास्ट। इस केस में भी हम जो है पूरा का पूरा जितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं उसका एक्सपेंस इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देंगे। सर अजान आ रही है, इसका ब्रेक ले लेते हैं कुछ सेकंड। जी सर, तो हम वेस्टिंग कंडीशंस पढ़े थे। नो वेस्टिंग कंडीशंस में जो है इमीडिएट वेस्टिंग हो जाती है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है वेस्टिंग कंडीशंस। सर इसमें दो टाइप्स हैं, एक तो सर्विस कंडीशंस है, दूसरा परफॉर्मेंस कंडीशंस है। सर्विस कंडीशंस नाम से ही जाहिर है कि आपने एम्प्लॉइज को बोल दिया कि आपको पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड जो है नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीट करनी है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 करेंगे तो ये मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। और दूसरा जो है परफॉर्मेंस कंडीशन है, टू मीट स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस टारगेट्स। परफॉर्मेंस कंडीशंस भी मजीद दो टाइप्स में टूटा हुआ है। सर ये गौर से सुनना, ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के कोई आप ये समझे कि 10 12 15 20 क्वेश्चंस जो हम कर रहे होंगे वो इन्हीं के अराउंड घूम रहे होंगे, इन्हीं के अराउंड जो है वो घूम रहे होंगे। इनमें से कोई ना कोई कंडीशंस होगी, या तो एक होगी या तो मल्टीपल कंडीशंस होंगी। उसको कैसे कंसिडर करते हैं वो आप ये अगर अच्छे तरीके से समझा हुआ होगा तभी वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। परफॉर्मेंस कंडीशंस जो हैं वो मजीद दो हिस्सों में टूटा हुआ है। एक तो नॉन मार्केट कंडीशंस हैं, दूसरा मार्केट कंडीशंस है। नॉन मार्केट में जो है एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई कंडीशन है, इंटरनल एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई कंडीशंस दी हुई है एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटिटी ने एम्प्लॉयज़ को बोला कि आपको हमने सेविंग टारगेट दिया है कि आपको फॉर एग्जांपल कॉस्ट में से 5% सेव करना है, कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी कोई बनानी है जिसमें से आपने जो लास्ट ईयर का हमारा एक्सपेंस है उसमें से 5% का रिडक्शन लेके आना है। ये एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है ना। या आपने सेल्स रिलेटेड कोई टारगेट दे दिया, आपने बोला कि 10% सेल्स इंक्रीज ले आओ, सेल्स इंक्रीमेंट ले आओ, ये भी नॉन मार्केट कंडीशन है। मार्केट कंडीशन जो है ये पर्टिकुलरली मार्केट कंडीशन पर्टिकुलरली एंटिटी के शेयर से रिलेटेड होती है, एंटिटी के शेयर से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर एंटिटी के शेयर की वैल्यू जो है वो 200 रुपये हो गई तो हम आपको शेयर दे देंगे। ये मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन है, मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन है, ठीक है ना। इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? सर्विस कंडीशन है, या तो सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस के अंदर नॉन मार्केट कंडीशन है, इन दोनों का एक ही ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? इन दोनों को टेकन इनटू अकाउंट इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लाइकली टू बी वेस्टेड। इनको हम जो नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो कंप्यूट करते हैं, याद करें जो हमने टेबल बनाई थी उनमें जो नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट करते हैं उनको इन दोनों कंडीशंस को कंसिडर करते हैं। अगर ये दोनों में से फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही कंडीशन है और ये मीट नहीं हो रही, या ये कंडीशन या दोनों कंडीशन है मीट नहीं हो रहे, दोनों कंपलसरी है मीट होना, मीट नहीं हो रहे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो जो है हम जो एक्सपेंस बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मार्केट कंडीशन है, मार्केट कंडीशन को भी हम टेकन इनटू अकाउंट इन डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट ग्रांट डेट। जो फेयर वैल्यू गिवन होती है, ठीक है ना, वो फेयर वैल्यू हम कभी भी कंप्यूट नहीं करते, वो सिलेबस का ऐसा नहीं है, एक्चुअलीज कंप्यूट करते हैं। वो आपके सवाल क्वेश्चन के अंदर हमेशा एग्जामिनर फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट जो है वो देता है, ठीक है ना। तो ये मार्केट कंडीशन अगर होगी तो इस मार्केट कंडीशन का इम्पैक्ट जो फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट है उसके अंदर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इसीलिए हमें इसके अंदर कोई मजीद जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल बताया हुआ है कि ये टेकन हुआ है, जो फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट कंप्यूट करते हैं उसके अंदर इसका इम्पैक्ट गिवन है। तीसरी कंडीशन ये है नो नॉन वेस्टिंग कंडीशन, इसको हम पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन भी कहते हैं। नॉन वेस्टिंग कंडीशन, सर शेयर्स तो वेस्ट हो गए, आपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि 3 साल के लिए स्टे करना है, हम आपको एक्स नंबर ऑफ शेयर्स दे देंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ ने 3 साल के लिए कंपनी में स्टे किया, आपने शेयर्स दे दिए, लेकिन अब एक पोस्ट ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन आपने दे दी कि आपको मज़ीद 1 साल या 2 साल के लिए स्टे करना है। आप शेयर्स तो आप अभी से ले लो, शेयर्स आपको मिल गए, आपने 3 साल का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है, लेकिन आपको मज़ीद 2 साल के लिए कंपनी में स्टे करना होगा, तभी आप इन्हीं शेयर्स को आगे सेल कर पाओगे, आगे ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो ये नॉन वेस्टिंग कंडीशंस में फॉल कर जाएंगे। इसको हम पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं, पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इसको लिख देते हैं कहीं।
जगह कम है तो इसको ऊपर लिख देते हैं। पोस्ट वेस्टिंग, वेस्टिंग होने के बाद जो आप उसको ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो इसको हम पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। और इन मल्टीपल केसेस के जो है डिफरेंट क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, या भी हम इसी क्लास के अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 इसको करते हैं पहले और उसके बाद जो है इनको आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, entity issues 10 share options to each of its employees on 1st July 2005. The share options vest immediately, ठीक है ना। नो वेस्टिंग कंडीशन, इमीडिएटली वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। There is a 2-year period over which the employees may exercise the option. 2 साल के अंदर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। Employees are entitled to exercise the option regardless of whether or not they remain in the entity's employment during the period of exercise. The fair value of the share options is ₹10 on grant date and there are 1500 employees. सारे एम्प्लॉइज का ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है ना। देयर आर 1500 एम्प्लॉइज इन द एंटिटीज एम्प्लॉयमेंट एट 1 जुलाई 2005। हाउ शुड द ट्रांजैक्शन बी अकाउंटेड फॉर? कैसे अकाउंट फॉर होगी ये ट्रांजैक्शन? हमने क्या पढ़ा था कि इस पर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, इस पर कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है। कैसे पता चला कि वेस्टिंग कंडीशन नहीं है? लिखा हुआ है सर इसके अंदर, रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे रिमेन इन द एंटिटीज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है ना। कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं है तो इमीडिएट वेस्ट हो जाएंगे। तो इसका पूरा का पूरा फुल एक्सपेंस हम अभी से रिकॉर्ड कर लेंगे। फुल एक्सपेंस इमीडिएटली जो है रिकॉर्ड कर देंगे और करस्पॉन्डिंग इनकी इक्विटी में जो हमारा SBPR है उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 10 शेयर ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉई, और इसकी जो हमारी 10 शेयर ऑप्शंस टू ईच एम्प्लॉई, 1500 एम्प्लॉइज हैं, 10 इसकी फेयर वैल्यू ग्रांटेड, ठीक है ना। अभी इमीडिएट वेस्टिंग है इसीलिए हम ग्रांटेड पे ही इसकी एंट्री बना रहे हैं, याद रखना। 2000 कौन सा साल चल रहा है? 5। सैलरी एक्सपेंस कर लें, डेबिट SBPR क्रेडिट। पंद्रह 1500 एम्प्लॉइज हैं, 10 ऑप्शंस हैं, हर एम्प्लॉय के पास उसकी फेयर वैल्यू 10 है, ठीक है ना। सिंपल। ये हमने एंट्री बना दी। अब हमें नहीं पता, उनको 2 साल का पीरियड दिया हुआ है कि भाई आप आगे नेक्स्ट 2 साल के अंदर अंदर ये ऑप्शन है, ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब हमें नहीं पता ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो क्या होगा, SBPR को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सर्विस कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं आई थिंक। हाँ, इसमें सर्विस रिलेटेड कंडीशन थी कि आपको कंपनी में 3 साल के लिए स्टे करना है। हमने 3 साल के एंट्रीज बना दी और आखिर में शेयर्स भी इशू कर दिए। 31 दिसंबर 2009 को शेयर्स भी इशू कर दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अभी रीड करते हैं। On 1st Jan, an entity grants 100 share options to each of its 400 employees. Each grant is conditional upon employee working. Each grant is conditional upon employees working for the entity until 31 दिसंबर 2003। आज 1 है, 1 2 3 साल के लिए कंपनी में स्टे करना है, ठीक है ना। ये सर्विस कंडीशन हो गई।
3 साल के लिए स्टे करना है, ये सर्विस कंडीशन होगी। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन एट द ग्रैंड डेट इज 20, फेयर वैल्यू ग्रैंड डेट पे 20 है, फ्रीज हो जाएगी, याद रखना। During 2001, 20 employees leave the entity estimates that a total of 20% of the employees will leave during the 3-year of period, ठीक है ना। During 2002, a further 25 employees leave and the entity now estimates that 25% of its employees will leave during the 3-year period. During 2003, a further 10 employees leave. Calculate the remuneration expense. Calculate the remuneration expense that will be recognized in respect of these share-based payment transactions for each of 3 year ended 31 दिसंबर 2003. सर इसको आगे सॉल्व करते हैं, एंट्रीज बना लेते हैं, उसमें हमारा रेम्यूनरेशन एक्सपेंस भी आ जाएगा। पहला साल 31 दिसंबर 2001, क्या एंट्री बनेगी? सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, SBPR शेयर बेस पेमेंट रिजर्व, ठीक है ना, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से होगा? कितने से होगा? इसकी वर्किंग भी करते हैं सर। क्या कौन सी वर्किंग? जो हमने ये करी थी, ये हर सवाल में आगे हम कर रहे होंगे, जो बड़ा सवाल होगा उसमें ये करेंगे। साल हमारा है 2001, 2002, 2003, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे वेस्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो हम दे रहे हैं कितने हैं अभी देख लेते हैं। 100 शेयर ऑप्शन है हर एम्प्लॉय के पास, और हमारे पास 400 एम्प्लॉयज़ हैं। ड्यूरिंग ईयर 2001 20 एम्प्लॉयज़ चले गए, 400 में से 20 चले गए, कंपनी छोड़ के चले गए। एंड हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि टोटल, ठीक है ना, टोटल 20% जो है वो ड्यूरिंग 3 साल के पीरियड में, मतलब तीसरे साल पे के एंड पे इन 400 में से 20% नहीं होंगे, 80% को हम शेयर देंगे, तो हम 80% पे ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, यहाँ हमने पढ़ा है कि सर्विस कंडीशन जो होती हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लाइकली टू बी वेस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट विल इम्पैक्ट द नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को इम्पैक्ट करेंगे। वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे? ऐसे करेंगे कि उसमें गिवन है कि एंटिटी एस्टिमेट करिए कि जितने एम्प्लॉय को हम ऑप्शन दे रहे हैं वो सारे के सारे वेस्ट नहीं होंगे, उसमें से 20% जो है फर्स्ट ईयर एंड पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 20% जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर देते हैं। शेयर ऑप्शंस कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस 100 ऑप्शंस हैं, इज इक्वल्स टू 100 ऑप्शंस हैं, और हमारे पास जो है 400 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना, और इसमें से 80% होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.8 से, तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पहले साल के एंड पे आ गए। फेयर वैल्यू तो एट ग्रैंड डेट 20 गिवन है, तो फ्रीज हो जाएगी, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। इसको मैं सब सारे सालों में लिख देता हूँ। टाइम प्रोपोर्शन 3 साल का है, इज इक्वल्स टू 1/3 मैंने कर दिया, और इसको इज इक्वल्स टू 2/3 कर दिया, और इज इक्वल्स टू 3/3 कर दिया, सही है ना। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ चलो, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट मल्टीप्लाई बाय टाइम प्रोपोर्शन। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये नंबर्स में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। एक्सपेंस फॉर द ईयर, अब दूसरे साल में कितने नंबर ऑफ ईयर होंगे? दूसरे साल में कितने होंगे पढ़ते हैं सर। दूसरे साल में इसने मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरिंग 2002 ए फर्दर 25 एम्प्लॉइज, 20 इसमें चले गए तो मिला के 45 चले गए, ठीक है ना, ठीक है ना, फर्दर 25 चले गए। एंड द एंटिटी नाउ एस्टिमेट्स दैट 25% ऑफ इट्स एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग द 3 years पीरियड। अब हम एस्टिमेट करेंगे टोटल का 25% जो है ना, टोटल जो हमारे 400 है इसका 25% नहीं होगा, तो हम इसको ये इम्पैक्ट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो हम इसको रिवाइज कर देते हैं। चेंज इन एस्टिमेट है सर, ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं ना, एक सेकंड।
100 शेयर ऑप्शन हैं, 400 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन इसमें से 25% चले जाएंगे तो 75% रह जाएंगे। मैंने 75 कर दिया, तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स हम दूसरे साल के एंड में एस्टिमेट करें कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स को वेस्ट होंगे। सही है ना, इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो हम एम्प्लॉइज़ को एलोकेट करेंगे, इतने नंबर ऑफ शेयर्स एम्प्लॉइज़ को मिलेंगे। तीसरे साल के एंड में देखते हैं। तीसरे साल के एंड में इसने बताया हुआ है कि ड्यूरिंग 2003 फर्दर 10 एम्प्लॉय चले गए। अब तो एक्चुअलाइज ही हो गया ना, तो हम एक्चुअल नंबर जो एम्प्लॉय चले गए उनको माइनस करके जो रिमेनिंग रह गए उस पर हम कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे? 20 पहले साल में चले गए, 25 दूसरे साल में चले गए, 45 हो गए, और 10 इसमें चले गए, तो ये 55 हो गए। टोटल हमारे पास 400 थे, तो 400 में से मैं 55 माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास बचेंगे 345। ठीक है ना, तो मैंने इसी फार्मूला को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किया, और 400 की जगह मैंने कर दिया 345। सही है ना, और ये हमारा क्यूमुलेटिव एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस फॉर द ईयर कैसे आता है? पहले साल का यही होगा, दूसरे साल का ये क्यूमुलेटिव में से मैंने प्रायर क्यूमुलेटिव जो माइनस कर दूंगा, ये दूसरे साल का आ गया, ये तीसरे साल का एक्सपेंस आ गया। अब ये टेबल बन गई सिंपल। सही है ना, इसमें से आपने एंट्रीज के लिए डेटा उठाना है, बहुत आसान है। एक्सपेंस फॉर द ईयर को यहाँ, पहले साल के एक्सपेंस फॉर द ईयर को यहाँ पे लिंक कर दिया आपने, ठीक है। क्रेडिट भी यही होगा SBPR, और 31 दिसंबर 2002 पे आते हैं और 3 पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं, इसको भी चेंज कर लेंगे 2002, और इसको 2003 कर लेंगे। अमाउंट को लिंक कर देते हैं। दूसरे साल हमारा ये एक्सपेंस था, तो कितने से होगा? ठीक है, तीसरे साल जो है भी जो एक्सपेंस है 290 का, इसको भी लिंक कर देते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब तीसरे साल के एंड पे जो हमने SBPR रिजर्व जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया है, इसको ख़त्म करके शेयर्स इशू कर देंगे। इसमें चूँकि क्वेश्चन में नहीं गया मैंने, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने शेयर इशू कर दिया, ठीक है ना। SBPR डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। कितने से किया? ये क्यूमुलेटिवली हमारे पास इतना बड़ा हुआ है, ये 690 का, ये आप इससे प्लस करेंगे तो सेम ही है। क्रेडिट भी मैंने यही कर दिया। सर सर्विस कंडीशन के हमने सवाल देख लिए, ठीक है ना। नॉन वेस्टिंग कंडीशन का भी सवाल देख लिया, छोटा सा था, इसके भी 2 सवाल देख लिए। सर्विस कंडीशन में कैसे नंबर ऑफ शेयर इम्पैक्ट होते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन के अंदर। परफॉर्मेंस कंडीशन अगर नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन होती है तो उसमें कैसे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे इम्पैक्ट होते हैं, उसकी कौन सी कंडीशन होती हैं। इसका रिलेवेंट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं और मज़ीद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अभी इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है, तो आपका होमवर्क है, आप उसको घर पे ट्राई कर लीजिएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन है इसमें। ऑन 1 Jan 2004 an entity granted options over 10,000 of its shares option to Sally, one of its senior employees. One of the conditions of the share option scheme was that Sally must work for the entity for 3 years. Service condition आ गई। Sally continued to be employed by the entity during the 4, 5 and 6, ये बता रहा है कि 3 सालों के लिए उसने ये सर्विस कंडीशन जो है पूरी की है। इस सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन सर सर्विस के साथ साथ फॉर वेस्टिंग is that the cost of which Sally is responsible should reduce, cost reduction का target बोला है इसको, should reduce by 10% per annum compound over the 3 years period at the date of grant. The fair value of each of the share option was estimated as 21। 21 इसकी fair value थी, फ्रीज हो जाएगी, याद रखना। At 31st December 2004 सैलरीज कॉस्ट हैड रिड्यूस्ड बाय 15%, टारगेट मीट हो गया। हर साल उसको 10% का कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट मीट करना है, पहले साल में मीट हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर इट वाज एस्टिमेटेड दैट परफॉर्मेंस कंडीशन
वुड बी अचीव्ड, ठीक है ना, फ्यूचर की भी एस्टिमेट कर रहे हैं, पहले साल की हो गई, अब हम एस्टिमेट करेंगे आगे 2 साल की भी एस्टिमेट जो है कंडीशन वो मीट हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन तो क्यूमुलेटिव होती है ना, अगर एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड किसी एक पीरियड की भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो फिर तो हम शेयर इशू नहीं करेंगे ना, ठीक है। दूसरे साल में ड्यू टू अ पर्टिकुलरली टफ ईयर ऑफ ट्रेडिंग फॉर द एंटिटी एंडेड 31 दिसंबर 2005 द सैलरी हैड only reduced cost by 3% मीट नहीं हुआ, and it was thought that at the time she would not meet the cost reduction target by 31 दिसंबर 2006, नेक्स्ट ईयर का टारगेट मीट नहीं हो पाएगा, तो ये कंपाउंड तीनों सालों का मिला के भी 10% का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और फिर 31 दिसंबर 2006 द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस पीरियड सैलरी डिड मीट द ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन टारगेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है ना, उसने कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट मीट कर लिया, ताकि तीनों सालों का अगर हम कंबाइन करके देखेंगे तो वो 10 मतलब टोटल 3 साल का 30% कॉस्ट रिडक्शन टारगेट मीट हो गया। तो हम इसका देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हाउ शुड द ट्रांजेक्शन बी रिकॉग्नाइज, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एंट्रीज बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट। पहला साल हमारा है 31 दिसंबर 2004, ठीक है। क्या एंट्री बनेगी इसकी, वर्किंग कर लेते हैं ना, इसकी टेबल बना देते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। साल हमारा है 2004, 5 और 6, 5 और 6। इसको हमने 10,000 शेयर ऑप्शंस ग्रांट किए हैं, एक ही एम्प्लॉय है हमारा, तो हमने पहले साल पे जो है 10,000 ही जो है हम अज्यूम कर रहे हैं वेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है, कहाँ ये बताया हुआ, कॉस्ट हैज रिड्यूस्ड बाय 15%, इट वाज एस्टिमेटेड दैट द परफॉर्मेंस कंडीशंस वुड बी अचीव्ड, सही है ना। 10,000 होगा, फेयर वैल्यू तो हमारी फ्रीज हो जाएगी, 21 है, कहाँ है 21, कहाँ है 21, ये रही 21, टाइम प्रपोर्शन वही है, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वैसे मुझे पूरे टेबल को ही कॉपी पेस्ट करना चाहिए था, बात तो सही है, अभी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे साल जो है कॉस्ट जो है वो 3 टफ ईयर था, तो हम सिर्फ 3 जो है एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 3% ही कॉस्ट रिड्यूस कर पाई, और हम एस्टिमेट कर रहे हैं ये टारगेट में नहीं होगा, एक्सपेंस रिवर्स कर दो, टारगेट में नहीं होगा, एक्सपेंस रिवर्स कर दो, सही है ना, 0 कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि टारगेट में नहीं हो रहा। ये हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं इसको। नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लाइकली टू बी वेस्टेड, ठीक है ना, कौन से नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ये वाला लाइकली टू बी वेस्टेड। नॉन मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशंस and service conditions are taken into account estimating the number of equity instruments that are likely to be vested in कंसिडर करते हैं। जो नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूट करते हैं उसमें नॉन मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशंस, ये नॉन मार्केट बेस्ड, ठीक है ना, नॉन मार्केट बेस्ड वेस्टिंग कंडीशंस एंड सर्विस कंडीशन, ये वाली सर्विस कंडीशन, और ये हमने लिखा भी हुआ टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है ना। एट ईच रिपोर्टिंग डेट सच एस्टिमेट इज एडजस्टेड, हर रिपोर्टिंग डेट में हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे जो ऑप्शंस जो हैं वो वेस्ट होंगे, उसको हम चेंज कर लेते हैं। एस्टिमेट एडजस्टेड अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर विच द नॉन मार्केट कंडीशन एंड सर्विस कंडीशन आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। ऑन द वेस्टिंग डेट such estimate is revised to the actual number of vesting date, जो हमने तीसरे साल के एंड पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, कि पहले साल में 20 चले गए थे, दूसरे में 25 और तीसरे में 5, ये एक्चुअल नंबर ऑफ बेस पे हमने तीसरे साल के एंड की जो एंट्री बनाई थी, सही है ना। ऑन द वेस्टिंग डेट द सच एस्टिमेट इज रिवाइज्ड टू द एक्चुअल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर not likely to vest / do not actually vest due to breach of non
मार्केट कंडीशन और सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मीट नहीं हो रही, 3 साल का टारगेट दिया, एक ही एम्प्लॉय था, दूसरे साल में चला गया, ठीक है ना। एंड एनी अमाउंट रिकग्नाइज इन, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में एनी अमाउंट रिकग्नाइज्ड इन, एनी अमाउंट रिकग्नाइज्ड इन शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व विल बी रिवर्स, उसको रिवर्स कर देंगे। एक्सपेंस इज रिवर्स थ्रू पीएनएल, एसबीपीआर को डेबिट कर देंगे, पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। सर अगर सर्विस कंडीशन, अगर सर्विस कंडीशन, ये वाली सर्विस कंडीशन जो है ना, या फिर जो नॉन मार्केट कंडीशन, नॉन मार्केट कंडीशंस ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसकी ब्रीच हो रहा है, जिस साल भी ब्रीच हो रहा है, तो हमने जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था एसबीपीआर में उसको रिवर्स कर देंगे, पीएनएल में मेंशन कर देंगे। तो इस ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें भी यही हो रहा है, सही है ना, इसमें भी यही हो रहा है। इसमें दूसरे साल के एंड में टफ ईयर था, 3% का कॉस्ट टारगेट मीट कर पाया, और हम एस्टिमेट भी कर रहे हैं कि तीसरे साल के एंड में 31 दिसंबर 2006 पे ये क्यूमुलेटिव 10% जो हमने टारगेट दिया ये मीट नहीं कर पाएगा। सर्विस कंडीशन को तो मीट होगी, सर्विस कंडीशन तो मीट होगी, लेकिन जो ये नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन है ये मीट नहीं हो रही। इसकी वजह से ये दोनों कंडीशन का मीट होना ज़रूरी है, इसमें से कोई भी एक मीट नहीं हुई, एक्सपेंस जो भी है पूरा का पूरा रिवर्स कर लो। ये अपने पास लिख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सही है ना। तीसरे साल के एंड में क्या था, तीसरे साल के एंड में क्या था सर, तीसरे साल के एंड में उल्टा हो गया, रिवर्स हो रहा है चीज़ें, हमारी जो भी एस्टीमेट है वो रिवर्स हो रहा है। कैसे, 31 दिसंबर 2006 द एंड ऑफ परफॉर्मेंस पीरियड सैलरी डिड मीट द ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन टारगेट ऑफ 10%। कर दिया, कोई मसला नहीं है, 10,000 हमने शेयर प्रॉमिस किए थे, दे देंगे। 21 आ गया, ये इतना पूरा का पूरा हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये एंट्रीज बनाते हैं, बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, एसबीपीआर क्रेडिट, लिंक कर देते हैं इसको, ये हमारा फॉर द ईयर है। दूसरे साल में हमारा एक्सपेंस रिवर्स हो रहा है, दूसरे साल में हमारा एक्सपेंस जो है वो रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्सल एंट्री बना देते हैं। एसबीपीआर को डेबिट कर देंगे, पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे, सही है ना, इसी अमाउंट से कर देते हैं। ये वाला सही है ना, माइनस में शो है। दूसरे साल में, तीसरे साल के एंड में जो है टारगेट क्यूमुलेटिव 3 साल का टारगेट मीट हो गया, तो हमें शेयर्स देने पड़ गए, इसीलिए हम जो हमारा पूरा का पूरा एक्सपेंस है, क्योंकि ये चैनल एस्टीमेट है, क्योंकि हमने दूसरे साल के एंड पे एस्टीमेट किया था कि टारगेट मीट नहीं होगा, लेकिन तीसरे साल के एंड पे टारगेट मीट हो गया, इसलिए हमें शेयर्स इशू करने पड़ गए। एसबीपीआर क्रेडिट कितने से होगा, लिंक कर देते हैं, ये हमारा 2,10,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस कंडीशन, परफॉर्मेंस मार्केट जो है कंडीशन से रिलेटेड है। इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये इस कंडीशन का इम्पैक्ट जो है फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी उसमें ऑलरेडी टेकन होता है, वो फेयर वैल्यू हम कंप्यूट नहीं करते, वो सवाल में ऑलरेडी गिवन होती है, तो ये नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो टेबल बनाते हैं उसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही, हम जो हमारा पीरियड वेस्टिंग पीरियड है उस ओवर द वेस्टिंग पीरियड उसका एक्सपेंस जो है वो हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड देखेंगे कि अगर 2 कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर सर्विस कंडीशन भी थी और उसके साथ साथ ये भी थी, मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन भी थी, ठीक है ना, सर्विस कंडीशन भी थी और ये भी थी, तो हम इररेस्पेक्टिव ऑफ सर्विस कंडीशन मीट हो रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट कंडीशन मीट हो रही है या नहीं हो रही, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड देखेंगे कि अगर दोनों कंडीशंस मीट होने चाहिए एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड, तभी शेयर्स हम इशू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड अगर इन दो में से ये कंडीशन मीट नहीं हुई, ये कंडीशन मीट नहीं हुई, तो हम एक्सपेंस को इक्विटी में मतलब यानी कि रिटेन अर्निंग में रिवर्स कर देंगे, पीएनएल में रिवर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन इज द अनकंट्रोलेबल थिंग, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इसको वापस पीएनएल में रिवर्स करना अलाउ नहीं है। अगर किसी सवाल में परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केट कंडीशन है, ठीक है ना, और वो मीट नहीं हो रही है और जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम रिवर्स करेंगे तो
SBPR को डेबिट करके रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे, ना कि P&L जो कि हमने इसमें पढ़ा था सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट कंडीशन के केस में। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पढ़ा था रिवर्स करते हैं तो P&L में कर देते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशन के केस में जो है हम P&L में रिवर्स नहीं करेंगे, ये मना हुआ है। करते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, X Limited is a company with a 31st December year end, हमारा year end जो है 31st December है, ठीक है। X Limited grants 10,000 share options, 10,000 share options to each of its 10 directors, 10 directors को 10,000, हर एक को 10,000 share option दिए हुए, ठीक है ना, on condition that they remain with the company over a 3-year vesting period, सर्विस कंडीशन है 3 साल की, ठीक है ना, and that share price market condition आ गई, share price increases by 10% per annum over that period, ठीक है ना। At the grant date, the fair value of each share option taking into account of probability of achieving the share price, इसने specifically mention किया हुआ है, ठीक है ना, taking into account the probability of achieving the share price increases 40, grant date के अंदर इसने जो market condition है उसका impact लिया हुआ है। Early in year 1, X Limited's profitability was adversely affected by a fall in world oil prices, making it extremely unlikely, अभी तो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की भी ऐसी है, कोई 450, 500, 600 रुपये पर लीटर पेट्रोल चल रहा है, अल्लाह खैर करे। Unlikely that share price condition will be met. This has no impact on the recognition of the expense, which proceeds as follows. इसने एक्सप्लिसिटली बताया हुआ है कि इसने बताया हुआ कि मार्केट के हालात ख़राब हैं, लग नहीं रहा कि शेयर इंक्रीज की कंडीशन मीट हो पाएगी, लेकिन फिर भी इसने बताया हुआ कि which has no impact on the recognition of expense which proceeds as follows, एक्सपेंस को रिकग्नाइज करने में इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्यों? अगर ये नहीं भी बताता फिर भी हमें इसको तो कंसीडर नहीं करना था ना, कंडीशंस मीट हो रही है नहीं हो रही मार्केट कंडीशन, हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, फिर एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड हम देखेंगे कि दोनों कंडीशंस में से दोनों मीट होनी चाहिए, अगर कोई मीट नहीं हुई तो फिर हम एक्सपेंस को रिटेन में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। इसने तो स्पेसिफिकली बताया, लेकिन आई कैप नहीं बताएगा, ठीक है ना, आपने खुद एवेल्यूएट करना है कि इसमें मार्केट कंडीशन है, अब वो मार्केट कंडीशन मीट नहीं हो रही, फिर भी आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है ओवर द वेस्टिंग पीरियड। 31 दिसंबर ईयर 1, 9 डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी विद द कंपनी एट द एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड। 31 में 9 डायरेक्टर्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीसरे साल के एंड में 8 डायरेक्टर्स स्टिल एम्प्लॉयड, एक्चुअल जो हमारे नंबर हैं वो 8 को ही जाएंगे, क्योंकि 2 तो चले गए, सही है ना। हाउ द ट्रांजेक्शन बी रिकॉग्नाइज, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं, टेबल को कॉपी कर लेते हैं। कौन से ईयर्स हैं हमारे, कुछ मेंशन नहीं है, 1 2 3 कर लेंगे, 1 2 3। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 डायरेक्टर्स हैं और 10,000 शेयर ऑप्शन हैं, एक बंदे को हम दे रहे हैं इजिकल्स टू, लेकिन 10,000 हैं मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, क्यों? क्योंकि इसमें मेंशन कि एट द एंड ऑफ ईयर 1 9 डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड, हम एस्टिमेट करेंगे 9 डायरेक्टर होंगे, एक चला जाएगा तो उसको शेयर वेस्ट नहीं होगा, उसको शेयर नहीं मिलेंगे, तो 9 कर दिया हमने। फेयर वैल्यू हमारी फ्रीज हो जाएगी, 40 गिवन है, उसको मैंने 40 कर दिया, ठीक है। दूसरे साल में भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो है स्टिल 9 डायरेक्टर्स ही होंगे, तो मैंने इसी को कॉपी कर दिया। और तीसरे साल में एक्चुअली हमारे पास 8 डायरेक्टर्स ही एम्प्लॉयड हैं, 2 डायरेक्टर्स चले गए, तो मैं इसको कॉपी कर दिया और इसको 9 की जगह 8 कर दिया। पूरा का पूरा एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, मुझे एंट्रीज बनानी है, एंट्रीज में इनको लिंक कर दूंगा। ईयर 1 एंड जो है दूसरा करा गया, तीसरा ईयर 2 एंड
ईयर 3 है। सैलरी एक्सपेंस मैंने डेबिट किया, SBPR क्रेडिट कर दिया। इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, डेबिट क्रेडिट हेडिंग डाल देते हैं। कितने से होगा, लिंक कर दिया, ये एक्सपेंस फॉर द ईयर इतने से होगा, प्लस 2 दिस। दूसरे साल भी 1.2 मिलियन ही है, पता है, तो इसको हम लिंक कर देते हैं। तीसरे साल हमारा एक्सपेंस जो है वो अराउंड 8 लाख के करीब है, लिंक कर दिया मैंने इसको। तो सर ये थी आज की क्लास। इसमें कुछ सवाल हमने किए, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए IFRS 2 से मुतल्लिक, इनको रिकैप करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये जो डायग्राम है इसको पर्टिकुलरली रिकैप करिएगा। ये जो नॉन वेस्टिंग कंडीशंस है या पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन है, इसको आगे जाके हम इसके सवालात करेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे आपने ये कर दिया है मार्केट कंडीशन के लिए, तो ये भी उसी से सिमिलर ही चीज़ें हैं, आगे जाके पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।